हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करेंगे इसका पार्ट नंबर नेक्स्ट 64 नंबर एएलपी और टेक्नीशियन का, क्योंकि इससे पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं और आप सबका रिस्पांस भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे लगता है कि आप अपनी तैयारी बहुत सीरियसली कर रहे हैं और आप इस बार सिलेक्शन 2024 में लेने वाले हैं, आपकी तैयारी से पता चल पा रहा है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को, इस पार्ट को। लेकिन दोस्तों, अगर आप रेलवे की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और ऐसे ही पिछले पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप समझ जाएंगे कि नई वीडियो आ चुकी है और आप उसको देख पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखो, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान पर इसे पूरा करेगा। तो देखो, सबसे पहले आ रहा है नंबर एक, आ रहा है एक के बाद आ रहा है दो, इसका मतलब अब कोई नंबर इसके एक और दो के बीच में नहीं आएगा। यहाँ आ रहा है बी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ए रहा होगा, ए के बाद बी, फिर देखो सी आ रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ए आएगा, ये तो फिक्स है। तो देखो कौन से ऑप्शन में ए नंबर दिया है पहले ही, तो देखो ऑप्शन केवल तीसरे में ए दिया है। स्मार्ट तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको एग्जाम हॉल में, लेकिन मैं आगे भी इसको बता देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में यहीं से आगे बढ़ जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। आगे देखो, इसके बाद ये हो गया ए, ए के बाद आ रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो दो के बाद आएगा नंबर तीन आएगा, यहाँ पर वाई के पहले आएगा चार, और यहाँ पर आना चाहिए था पाँच, और फिर देखो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सी। कैसे? अब यहाँ से इसको एक और चीज देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो एक्स एक बार है, ठीक है, बी दो बार है, वाई कितनी बार है? दो बार है, सी यहाँ पर दो बार है, और जेड है तीन बार। इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है सी तीन बार आ रहा होगा, ठीक है, सी तीन बार आएगा, जेड तीन बार आएगा, क्योंकि यहाँ पर बी दो बार आया है, वाई दो बार आया है। ठीक वैसे यहाँ पर अब तीन तीन हो रहा है, आगे चल के चार चार हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा तीसरा। इसको चाहे तो आप नोट कर लो, आप अपने आप से पहले इसको लगाना है कॉपी में, ठीक है। ऑप्शन देख लो, आप सारे ऑप्शन देख लो, इसके हिसाब से आप कॉपी में एक बार ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, यदि रूट एक्स प्लस 0.24 बराबर रूट 0.12 यानी कि 1296 है, एक्स का मान बताना है। तो सबसे पहले देखो एक्स का मान बताना है, तो ये रूट के अंदर तो है नहीं, ये तो बाहर है, तो पहले इसको देख लो आप, रूट क्या हो सकता है। तो 0.296 यहाँ पर रह गया 1296। मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट भी हटा देता हूँ। पॉइंट क्यों हटा देता हूँ? क्योंकि लास्ट में हम देखो पॉइंट के बाद चार डिजिट है इधर, तो चार जीरो आ जाएंगे नीचे। जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो दो जीरो अब बचेंगे, बाहर आएगा जब, तो ये 1/100 हो जाएगा, लास्ट में हम कर देंगे। अब हम डायरेक्ट 1296 का वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो 1296 आप लिख दो, 1296। इसको अगर आप 6 से काटोगे, हालांकि 2 से काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, लेकिन मैं 6 से काटता हूँ ताकि जल्दी हो। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 एक कम 6, 3 बचेगा, 6 छरंग 36 हो जाएगा, फिर 6 से काटो, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 6 छरंग 36, फिर 6 से, फिर 6 छरंग 36, और 6 से भी काटेंगे, 6 छरंग 36 आ जाएगा। मतलब ये चार बार दो दो के पेयर बनाएंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 6 यानी कि 36 हो जाएगा इसका वर्गमूल। अब आगे देखो, हमने बताया था, याद हो कि इसको हमने बोला था 36 लिखेंगे और नीचे 100 आएगा, तो इसको हम जब हटाएंगे ये वाला तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.36 आएगा। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, रूट एक्स, और यहाँ पर देखो 0.36, और ये जो 24 से 0.24 ये इधर जाएगा तो बन जाएगा 0.24। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा 1, और पॉइंट लगा दो 0.1। ठीक, अब इससे हमें x की वैल्यू निकालनी, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इधर का भी स्क्वायर कर दो, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका वर्गमूल अगर आगे करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा, और 12 बराबर हो जाएगा 144। और हमें पता है कि यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ये आता है, दो जीरो बढ़ते ना नीचे, अगर हटाते इसको तो ये आता, और इसका स्क्वायर करते तो ये आता, यानी कि 4 जीरो हैं तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो एक जीरो लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, फिर जीरो, यानी कि 0.1244 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
अगला है बिंदु -4,7 और 2,3 से जुड़ने वाली परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। पहला निर्देशांक अगर x के फॉर्म पे निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अपान में 2, y के लिए निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपान में 2 हो जाता है, और जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो x कॉमा y आएंगे। इसका आंसर x और इसका आंसर y। अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले नंबर पे जो लिखा होता है ये वाला जो 0 पॉइंट लिखा, मैं इसको और साफ कर देता हूँ, 4,7 और ये लिखा हुआ है 2,3। ठीक है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2। x1 की वैल्यू निकालनी है मीन्स x की, तो -4 कर दो, माइनस का 4 प्लस का x2 यानी कि 2 अपान में 2 कर दो, तो ये बचेगा -4 में से 2 गया तो मतलब हो जाएगा -2 अपान में 2, तो आंसर आएगा -1 यानी कि x की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो अब पेपर में आप क्या करोगे, -1 आ गया x की वैल्यू, तो पहली वैल्यू में -1 कहाँ लिखा, इसी में देखो लिखा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं लिखा। तो अब पेपर में बस इतना ही टिक करके आगे बढ़ जाना, y मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका होता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। तो x की वैल्यू तो -1 आ गई, तो x इक्वल हो गया हमारे पास -1। y की वैल्यू निकालना है तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 7 प्लस 3 अपान में 2, और 7 3 होता है 10 और बटे में 2 काट दो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। तो हमारा जो बनेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक वो बनेंगे -1,5। -1 कौन है, x है, और 5 क्या है, y है। तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र की बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना कॉमा इतना हो जाएगा। तो देखो 2 साल बाद अनुपात होगा, तो 2 साल बाद वाले अनुपात को हम ऊपर रखते हैं। तो मान लो कि मैं पहले नाम लिख देता हूँ अनु और डिम्पी, तो इसका अनुपात है 2 और इसका अनुपात है 3। अब पहले क्या रहा होगा, ये 5 और 8 का अनुपात था, 5 और 8 का। अब देखो बाद वाला अनुपात है तो बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा होना चाहिए था, तो इससे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 3 से गुणा करा दो, यहाँ भी 3 से गुणा करा दो, तो ये बन जाएगा अनुपात 6 और ये बन जाएगा 9। यानी कि सही अनुपात जो बनेगा वो 6 और 9 का अनुपात बनेगा। और अब का क्या है, 2 साल बाद का, ये 5:8 है। अब देखो 6 में से 5 गया तो 1 और इससे गया तो 1। अब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 साल बाद की बात हो रही है, तो 1 का मतलब है यहाँ पर 2, 1 की वैल्यू 2 आ रही है। पूछा कब का है, 2 साल पहले की उम्र। 2 साल पहले की उम्र का मतलब क्या है कि ये है 2 साल पहले की उम्र, ये वाली। ठीक है, अब 2 साल पहले किसका पूछा जा रहा है, तो देखो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और वर्तमान समय में अनुपात है ये, अनु का ये है, डिम्पी का ये है, तो 2 गुणे 8 यानी कि 16 हो जाएगा। तो वर्तमान समय में जो डिम्पी है वो 16 साल की है, तो 2 साल पहले कितनी की रहेगी, 2 घटा दो तो ये आ जाएगा 14 साल। तो राइट आंसर देखो हो जाएगा यहाँ पर 14। तो देखो ऑप्शन नंबर चौथा ही सही हमारा, राइट आंसर 14 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तक जाती है और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है। कुल यात्रा के लिए औसत चाल बतानी है। तो देखो जब कभी दूरी सेम हो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाती है, मान लो कि ये ए है और ये है बी, तो कोई व्यक्ति यहाँ ए से बी तक जाए और फिर वापस बी से ए तक आए, यानी कि दूरी समान हो जाने में और आने में, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है स्पीड चाल इक्वल 2xy अपान x प्लस का y। x क्या है, जाते समय चाल, और y क्या है, आते समय चाल। तो इसी में रख दो फार्मूले में। पहली चाल 12 किलोमीटर है तो 2 गुणे 12 और गुणे में y मतलब आने वाली चाल 24 है, तो लिख दो 24 बटे में आ जाएगा 12 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 36 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 और 24 जोड़ा है x प्लस वाई को। अब काट दो, 12 एक कम 12, 12 3 36, 3 एक कम 3, 3 8 24, 8 और 2 बचेगा तो 8 गुणे 2 हो जाएगा, तो 8 गुणे 2 हो जाएगा 16। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 16। देखो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन, यदि 10 1 4 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान बताना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जब समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग
यहाँ पर पदों का योग लिख लो और बटे पदों की क्या होता है संख्या, यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उनको हम लिखते हैं। तो देखो पदों का योग कर लो पहले सबका, तो मैं योग कर लेता हूँ। यहाँ से हो जाएगा 10 4 14, या मैं लिख देता हूँ 10 4 1 15 15 और x को हटा दो थोड़ी देर के लिए, 12 और 14 लिखा है। तो देखो इसको जोड़ लो, तो 15 और 15 हो जाएगा 30, और 30 के बाद आएगा ये हो जाएंगे 15, ये हो जाएगा 45, और 45 के बाद यहाँ पर इसको कर लो 45 और 12 और 14। तो देखो 4 2 6 5 11, 4 2 6 1 7, यानी कि 71 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो समांतर माध्य दिया है 10 और योग आया है 71, प्लस x करेंगे। x क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर x भी तो जोड़ेंगे। टोटल कितने हैं नंबर्स? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएंगे 8। x को भी हम एक टर्म मानेंगे, इसका गुणा इधर करा दो तो हो जाएगा 80 बराबर में 71 प्लस का x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको लिख सकते हैं 80 माइनस का 71, तो 80 में से 71 जाएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो आनी चाहिए x बराबर 9, राइट ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक धातु की क्षण का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है उसके घनत्व के अलावा सब पर निर्भर करता है, तापमान पर, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई पर भी निर्भर करता है, लेकिन घनत्व पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है उस पंप की शक्ति में वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता हो। दक्षता 100% मान लेते हैं कि कोई पूरा 100% काम करेगा, और जी की वैल्यू 10 दिया है। तो देखो शक्ति P इक्वल हम करेंगे mgh अपान में T करते हैं। अब m क्या है? m का मतलब हम कहेंगे यहाँ पर जितना वो पानी को चढ़ाता है। तो पानी कितना चढ़ाता है? 100 टन। 1 टन, और 1 टन का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब गुणे में देखो g की वैल्यू है 10, तो 10 लिख दो। कितनी ऊंचाई तक चढ़ाता है? 90 मीटर तक, तो 90 मीटर। नीचे t आएगा, और t कितना है? 30 मिनट, और मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर देखो, अब देखो 0 से 0 काट दो आप। अगला देखो इस पे 30 हो जाएगा, और 30 3 90, 3 कटेगा यहाँ पर, और 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। मतलब जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 बटे में 2, तो 2 पंचे 10 यानी कि 500 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 500, ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला है अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, यानी कि जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखना क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आ चुका है, ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है उम्मैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन कब का रिपीट हुआ है? ये एनटीपीसी के जब पेपर हुआ था 2016 में, उसका वाला पेपर का रिपीट होकर के ये क्वेश्चन आया है। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। देखो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो जो इसने भी क्वेश्चन सेट लगाए होंगे उनको पता होगा, ये पेपर में आया भी होगा। उम्मैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। अब आपको बताना ये है कि जोधपुर कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, उस राज्य का नाम बताना है जहां पर जोधपुर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि एनएसडीसी भारत के डैश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है। तो ये वित्त मंत्रालय होता है। तो वित्त मंत्रालय ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त वित्त मंत्री कौन है अपने भारत के, ये बताने की कोशिश करिए। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास बताना है। तो गोले का व्यास, और ये है क्या? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में दिया है 1386, ये देख रखा है 1386। अब इसको देखो 4 है, और इसको कर दो 22/7 क्योंकि पाई की वैल्यू होती है, और गुणे में आर का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1386। अब इसको अगर आप काटोगे तो यहाँ से देखो काटेंगे तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एकम 11, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 6 11 6 का 66। फिर इसको आप काट दो 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 3 6 63 आ जाएगा। और इसको आगे काट, अब आगे देखो, इसको अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63
गुणे 7 और बटे में आ जाएगा 4। इसको और आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 63, 7 गुणे में आ जाएगा 9 गुणे में 7 बटे में 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके और भी फैक्टर करेंगे तो 7 से 7 का तो पेयर बन जाएगा, तो एक तो 7 आ जाएगा। 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं तो 1 3 आ जाएगा, और नीचे लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2 तो 1 2 आ जाएगा। मतलब ये आएगी इसकी त्रिज्या, बताना क्या है, व्यास। तो 21/2 आ जाएगी इसकी त्रिज्या। तो मैं देखता हूँ त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 21/2। अब बताना है व्यास। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दोगुना, तो इधर भी कर दो दोगुना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो r यानी कि रेडियस इसका जो हो जाएगा व्यास आ जाएगा, डायमीटर वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा 21 सेंटीमीटर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, दो कारें x और y क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से A से B तक की यात्रा करती हैं। यदि x को इस यात्रा में y की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो A और B के बीच की दूरी बतानी। मान लो कि यहाँ पर A है, यहाँ पर एक B है, एक A और एक B, एक गाड़ी यहाँ चलती है, एक गाड़ी यहाँ चलती है। ठीक है, x और y क्रमशः A से B तक की यात्रा करती हैं। अच्छा, मान लो कि यहाँ से इधर चलती है और इधर चलती है, दोनों के बीच का अंतर लगा 2 घंटे अधिक समय लगा है। अब इसकी गाड़ी यहाँ पर x और दूसरी है y, चाल कितनी है, इसकी 50 है और इसकी है 75। इसको काट दो थोड़ा सा, यह नहीं काटना है तो भी कर सकते हो, मान लो काट दो तो 25 दूनी 50, 25 3 75 इतना आ जाएगा। ये है इनकी चाल यानी कि स्पीड। अब चाल का अगर उल्टा करते हैं 3:2 करेंगे तो ये आ जाएगा समय। ठीक है, समय हमारे हिसाब से समय 3 और 2 अंतर कितने का, 1 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अंतर 2 घंटे का, तो 2 1 की वैल्यू 2, मतलब इसको चलने में लगा होगा 2 3 6, यानी कि 6 घंटे तक ये लगातार चली होगी 50 की स्पीड से। तो वही तो कह रहा है दूरी बताना है, तो 6 के हिसाब से चली है 50 की स्पीड से 6 घंटे तक। तो देख लो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 गुणे में 6 बराबर आ जाएगा 30, यानी कि 300 किलोमीटर की वो दूरी है। अगर ये चैप्टर सही से नहीं समझ में आया, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। कंप्लीट हमने इस चैप्टर को सॉल्व करा दिया है, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समय और दूरी वाला। इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं आगे वाले पार्ट में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके साथ साथ अगर आप और भी चैप्टर्स देखना चाहते हैं गणित के, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ से गणित वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स गणित के देख सकते हैं। जो जो चैप्टर्स हमने करवाए हैं बहुत आसान भाषा में समझाया है, एक बार आप ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी पिछले पेपर चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, रेलवे पिछले वर्ष का पेपर है उस नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी के, तो वहाँ से आप आसानी से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप देखेंगे, और चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आपसे रेलवे से संबंधित। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कह सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।